का हिस्ट्री का चैप्टर 3 है रूलिंग द कंट्री साइड, कि गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में शासन कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर में आप एक कहानी टाइप का ये समझ लीजिए कि गांव में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था या बक्सर का जब युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर अगर आप देखें कि उसमें बैटल ऑफ बक्सर जब हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, तो बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में कंबाइंड जो आर्मी थी, जो कि मीर कासिम का, जिसको सबको ही मैंने सपोर्ट किया था, शाह आलम सेकंड और ये सब जितने थे, लेकिन उसको जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उसका लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, उन्होंने उसको बक्सर में हरा दिया वो सबको। और वहाँ पर जो शाह आलम थर्ड था, क्योंकि ब्रिटिश, और एक चीज़ समझ लीजिए, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन नहीं करते थे, वो सिर्फ मैंने जीत कर वहाँ पर एक इंचार्ज बना देते थे, और वहाँ से उनका मकसद था कि पैसा कैसे कमाया जाए। और इसी को पढ़ रहे हैं कि जब वहाँ पर जब बक्सर में हारने के बाद जो हेक्टर मुनरो थे, उन्होंने जब हरा दिया कंबाइंड फोर्स को, तो कलकत्ता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पूरा कंबाइंड हो गया। कलकत्ता मतलब बंगाल जो थे, उसमें जो बंगाल था, खासकर जो आज के डेट में ईस्ट बंगाल जो कि बांग्लादेश था, वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर आपको बिहार, उड़ीसा और झारखंड हो गया, ये सब उसमें एक स्टेट हुआ करता था। तो वहाँ पर ये पहले आया कि किस तरीके से लोगों को, जैसे वहाँ पर शाह आलम सेकंड को दे दिया गया चार्ज, लेकिन वहाँ पर क्या किया गया कि जो कंपनी था उसको दीवान बना दिया। दीवान मतलब क्या हो गया कि वो मतलब कि उसको पैसा सिर्फ कमाना है, कि पैसा कैसे उसके पास आए, इनकम कैसे आए। तो गांव में कैसे शासन चला, ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या क्या स्टेप ली, इसमें सुधार की, ताकि गांव के लोग को से ज़्यादा इनकम आ सके। तो ये पार्ट 1 है, नोट्स है, उसका पार्ट 2 में इसको पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। तो 12 अगस्त 1765 मुगल असाइन द दीवान ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो शाह आलम सेकंड था, उसने 12 अगस्त 1765 को एक असाइन किया, समझौता किया कि जो बंगाल का जो दीवानी है, दीवान मतलब कि जो पैसा कमाना है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा एज दीवान। जैसे दीवान हो गया, कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि पैसा जितना आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, लेकिन उसको जो बाकी जो बचा कैसे क्या खर्च करना है, वो कैसे देश को कानून व्यवस्था चलाना है, जो बंगाल का उस समय वो माने कि मुगल के पास था, जो मुगल के शाह आलम सेकंड थे। तो यहाँ पर इसमें आप ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से गांव में उस अभी हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल का गांव नहीं पहुँचे, तो इसके बाद कैसे हुआ, इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाया गया। तो स्टेप में देखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध जीता गया, लेकिन एक पीरियड है 1765 से लेकर 1793, ये जो पीरियड है, यहाँ जो पीरियड है 1765 से 1793, इस पीरियड में क्या हो गया, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। 2 मोटोज ऑफ द कंपनी का 2 मोटो होता था, इंक्रीज द रेवेन्यू एंड बाई कॉटन एंड सिल्क इन द लो प्राइस, कि कंपनी का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और दूसरा कैसे कॉटन और जो सिल्क है वो कम कीमत पर उसको मिल जाए। ब्रिटिश बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, क्योंकि अब यहाँ देखिए पूरा पैसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रहा है, साथ साथ सिल्क और जो कॉटन है वो भी कम दाम में ले जा रहा है। तो उसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो कम होने लगा, क्योंकि जो आर्टिसियन थे, जो बनाते थे, वो लोग गाँव से, जब गाँव में ये सब व्यवस्था आई वहाँ पर कि आपको जितना लगान है या जो भी दीवान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही है, लेकिन उसका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ से जो काम करने वाले थे, जो सामान बनाने वाले थे, वहाँ से सब गांव से भागने लगे। और क्यों भागने लगे, क्योंकि उनको मजबूरी कर दिया जाता कि उनका जो बना हुआ सामान है वो कंपनी को कम दाम में बेचना होगा। ड्यू टू सच सिचुएशन अ ट्रेबल फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। और इसके चलते जो 1770s का जो पीरियड है, हम पहले ही बोले कि 1764 से 1793 का जो पीरियड था, इसी में जो 1770 में था, बहुत भयंकर वहाँ पर अकाल आ गया, भुखमरी आ गई, और उसमें 10 मिलियन, 1 मिलियन में 60 होता है, 10 लाख होता है, अंदाज लगा लिए कि 10 मिलियन जो है वहाँ पर पीपुल्स जो है बंगाल में डेथ हो गए। उसके बाद क्या हो गया, अब वहाँ पर था कि गाँव में सुधार किया जाए, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, कंपनी के ऑफिसर्स को यह महसूस हुआ कि हम सिर्फ पैसा लेने से नहीं होगा, वहाँ के ज़मीन और एग्रीकल्चर में कुछ सुधार करना चाहिए। नाउ कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू इन्वेस्ट इन लैंड एंड एग्रीकल्चर नीड टू बी इम्प्रूव। 1793, अब हम बताएं कि जैसे 1764 से लेकर 93 एक पीरियड था, अब 1793 जो कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, और इसको कौन लेकर आया था,
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट जो था बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, कि जो परमानेंट सेटलमेंट था, जो अस्थायी व्यवस्था था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में। इसमें क्या था कि वहाँ पर जो आज तालुक जो होता है उसमें ब्लॉक को कहा जाता था, तो वहाँ पर जो तालुक एक ऑफिसर होते थे उसको तालुकदार कहा जाता था, और उसमें जो राजा होते थे, किंग होते थे, उनको मतलब कि जमींदार का दर्जा दे दिया गया। यानी जमींदार कौन कौन कराने लगे? जो राजा थे और जो तालुकदार थे, जो ब्लॉक के अफसर थे या जो मुखिया होते थे, जो भी होते थे, उनको मतलब कि जमींदार दे दिया गया, कि ज़मीन दे दिया गया, कि ये जो गांव है, बहुत सारे गांव सब मिला के ज़मीन दे दिया गया, ब्लॉक टू ब्लॉक ज़मीन दे दिया, इसलिए उसको वो लोग जमींदार कराए। और उनसे कहा गया कि एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बता दिया कि अगर हमको एक छोटा सा अगर 1 स्क्वायर फीट का ज़मीन है तो हमको 10,000 रुपया साल चाहिए। तो उसी तरह से उसको कहा दिया कि दे वेर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, कि जो छोटे किसान हैं उनसे आप रेंट लगान वसूल करिए, और कंपनी को इतना फिक्स परमानेंट देना पड़े आपको, साल में इतना रुपया। दे वुड इंश्योर अ रेगुलर रेवेन्यू टू द कंपनी, और इस तरह से कंपनी का माने बराबर इनकम होता गया। लेकिन एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन द इम्प्रूविंग लैंड, और अंग्रेज ये भी समझौता क्या था जमींदारी सिस्टम में, कि जमींदार को ये एश्योर करना होगा कि ज़मीन में वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बढ़े, उपजाऊ बढ़े, उसके लिए सुधार करना होगा, कुछ सुधार करना होगा। लेकिन वो सुधार नहीं हुआ, प्रॉब्लम ऑफ जमींदार। लेकिन जमींदार की क्या प्रॉब्लम थी? जमींदारी तो दे दिए, जो तालुकदार और राजा थे उनको ज़मीन दिया जाएगा, जमींदार कराए। तो जमींदार वे नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, कि उसको जो पैसा आ रहा था कि इतना ज़्यादा लगान देते हैं, टैक्स था कि वो ज़मीन को जो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, सुधार नहीं कर पा रहे थे फर्टिलिटी या क्वालिटी बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू विच वॉज फिक्स्ड बाई कंपनी वॉज टू हाई, कि जो टैक्स लगाया गया था, रेंट लगाया गया था, इतना ज़्यादा था कि वो उसको पूरा नहीं कर सकते थे। तो विलेजर और कल्टिवेटर्स जो थे, जो किसान थे या छोटे गाँव वाले लोग थे, फाउंड जमींदारी सिस्टम वॉज, उनको लगा ये तो बहुत ख़त्म व्यवस्था है। नाउ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज। अब कंपनी के जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको महसूस हुआ कि जो रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सिस्टम, सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, उसको चेंज किया जाए। अब कैसे चेंज होगा? तो इन दिस सिस्टम अब उन्होंने लेके आए महलवारी सिस्टम। महल मतलब कि गांव। इन दिस सिस्टम कलेक्टर, जो उस समय भी कलेक्टर होते थे, वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड एस्टिमेट द लैंड रेवेन्यू दैट ऑफ ईच विलेज हैज टू पे, कि गांव में कुछ गांव का या ग्रुप ऑफ विलेज को लेकर कि इतना रुपया आपको देना होगा। द चेंज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट्स कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, और विलेज मैन को दे दिया गया, जमींदार से छीन लिया गया, और इसी को महलवारी सेटलमेंट कहा गया। दिस सिस्टम कैम टू बी नोन एज द महलवारी सिस्टम। अब महलवारी सिस्टम लाया कौन था? तो 1822 में जो मैकेंजी था उसने प्लान किया गया था। मैकेंजी प्लान ए न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन 1822। अब इसके आगे देखते हैं कि मुनरो सिस्टम। मुनरो जो था, थॉमस मुनरो, वो मद्रास का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? मद्रास का गवर्नर था। थॉमस मुनरो जो था मद्रास का गवर्नर था, और जो थॉमस मुनरो बंगाल का गवर्नर था, उसने ये किया कि द न्यू सिस्टम डैट वाज डिवाइस कम टू बी नोन एज द रैयतवाड़ी, कि उसने एक सिस्टम लेकर आया, वो रैयतवाड़ी का लाया गया, कि रैयत दिया जाएगा, कुछ किसान लोगों को ही कुछ ज़मीन दे दिया जाएगा। याद रखिए थॉमस मुनरो जो थे मद्रास के गवर्नर थे। एंड इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और इसको पहली बार लागू जो किया कैप्टन क्या? अलेक्जेंडर लीग। तो इट वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो, जो कि हम बताए, और पूरे साउथ में ले आया, साउथ इंडिया में पूरा ले आया, कि स्टार्ट हुआ था कर्नाटक से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब मैसूर, सब जगह ले आया गया। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, कि इसमें जो खेती करते उनको दिया जाता। ब्रिटिश शुड एक्ट एज द पैटर्नल फादर, और वो एक तरह से फादर थे, फादर का काम करते थे, जो रैयत को बचाते थे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वन में। थैंक यू।